हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है ऑप्टिक्स, है ना। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग ऑप्टिक्स चैप्टर का जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट है उसको समझेंगे और फिर हम उसके आधार पर जो क्वेश्चन है उसको साथ में करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना समय बिताए हुए शुरू कर लेते हैं। सो देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है जो एडवांस 2013 में पूछा गया था, जो ये बोल रहा है कि एक रे ऑफ लाइट है जो ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है उसका वेक्टर दे रखा है उस डायरेक्शन में, ये बेसिकली यूनिट वेक्टर दे रखा है ना। और रिफ्लेक्शन के बाद जब वो ट्रैवल करता है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ये भी एक यूनिट वेक्टर दे रखा है ना। अच्छा, तो पूछा गया इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का अगर डायरेक्शन बता दिया गया, पूछा गया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो मतलब ये सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। और आपको पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, काफ़ी सिंपल है, क्लास 8, 9, 10 से पढ़ते हुए आए हैं, है ना। देखिए फिर भी बता देते हैं कि अगर मान लीजिए, है ना, कोई सरफेस है, तो इस सरफेस में मान लीजिए मिरर है, ठीक है ना। क्या है ये? मिरर है। अब इस मिरर से एक लाइट रे आया जिसको हम बोल रहे हैं इंसिडेंट रे। ये मान लीजिए इंसिडेंट रे है, ठीक है ना। आया, इस पर फॉल किया और टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर गया मान लीजिए इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आया था इधर से और फिर चला गया इधर, ठीक है ना। तो अभी बताइए, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। तो इसका आई के डायरेक्शन में ये जो वेक्टर बन रहा है, ये यूनिट वेक्टर आपको दे रखा है। इसका यूनिट वेक्टर है आई कैप बराबर क्या दे रखा है, हाफ आई कैप प्लस √3 कैप दे रखा है, ठीक है ना। और रिफ्लेक्टेड रे जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आपको दे रखा है हाफ आई कैप माइनस √3 कैप, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन दे रखा है और आपसे पूछा गया कि बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। तो आपको मालूम होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, इंसिडेंट रे और जो हमारा नॉर्मल होता है इसके बीच में जो एंगल होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, आई बराबर आर होगा, है ना। तो अब देखिए क्या करना है, आई का वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे, देखिए ये बताइए, अगर हमें दो वेक्टर मालूम है आई और आर, तो इन दोनों वेक्टर के हेल्प से क्या आप इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, यही तो एंगल होगा दोनों वेक्टर के बीच का, है ना। ये इंसिडेंट रे का जो ये वेक्टर है ये इधर हेड है और दूसरे रिफ्लेक्टेड के यहाँ टेल है। तो ये एंगल तो नहीं होगा, एंगल दोनों वेक्टर के बीच का ये वाला एंगल होगा, है ना। तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा एंगल है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो क्या आप थीटा एंगल निकाल सकते हैं? क्योंकि अगर हमें थीटा निकल गया तो थीटा निकलने के बाद हमें अगर आई निकालना है, तो देखिए आई और आर दोनों मिलके 2i हो जाएगा। तो 2i प्लस ये एंगल थीटा, कितना समेसन होगा इनका, 180, है कि नहीं। तो हमें अगर आई चाहिए तो आई कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा बटे 2, ये हो जाएगा। तो हमें अगर आई निकालना है तो बेसिकली थीटा निकालना पड़ेगा। तो थीटा बेसिकली क्या है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। अब आप वेक्टर चैप्टर में तो पढ़े होंगे कि दो वेक्टर के बीच में हम एंगल कैसे निकालते हैं, है ना। और यहाँ पर दो वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो ये तो और आसान हो गया। देखिए हम याद दिला देते हैं, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, तो इसके बीच में यूनिट वेक्टर कितना, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये होता है ए बी कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ से आप ये बताइए कि कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी, यही होगा। लेकिन अगर हम बात करें अगर दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो उस केस में हो जाएगा कॉस थीटा बराबर ए कैप, है ना, यूनिट वेक्टर ए कैप डॉट बी कैप, और नीचे में यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो तो 1 होता है,
तो सिंपली ए डॉट बी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, बताइए कितना आएगा यहाँ से। देखिए तो यहाँ पर आई वाले में हमारा कितना है 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, ठीक है ना। और देखिएगा यहाँ पर कांस्टेंट कितना है हाफ, और आर में भी कांस्टेंट कितना है हाफ, तो ये दोनों गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हाफ इंटू हाफ 1/4, राइट। तो 1/4 हो गया। अब आई वाला आई से गुना करेंगे तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, फिर प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा माइनस, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। तो ये हो गया हमारा क्या ए डॉट बी, मतलब कि कॉस थीटा। तो अब ये बताइए यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया, तो ये हमारा आ गया -2/4 मतलब -1/2, और कॉस थीटा का वैल्यू -1/2 है, इसका मतलब थीटा एंगल कितना होगा 120 डिग्री, है कि नहीं। अब बताइए हमें 120 डिग्री थीटा मिल गया, अब हमें निकालना था एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो 180 में से 120 घटाइए कितना आएगा 60, 60/2 कितना आ जाएगा 30, तो आंसर हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। यही तो हमें निकालना था एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एडवांस का क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये तो सवाल काफ़ी सिंपल कंसेप्ट पे था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि फिगर में एक प्लेन मिरर आपको दिखाया गया है, और ये जो प्लेन मिरर दिखाया गया है ये YZ प्लेन में रखा गया है, ठीक है ना, Y एक्सिस और Z एक्सिस है ना, उसी प्लेन में रखा गया YZ प्लेन में। बोला है एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 5i कैप प्लस 6j कैप, मतलब इनिशियल वेलोसिटी x में 5 था और y में 6 था, ठीक है। उसके पास एक एक्सेलरेशन भी है, किधर j कैप, मतलब y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, x में एक्सेलरेशन नहीं है, x में कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा और y में इसका वेलोसिटी लगातार बढ़ेगा क्योंकि इसके पास एक एक्सेलरेशन है, ठीक है। आगे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ इट्स इमेज क्या होगा एट 2 सेकेंड रिलेटिव टू इट, मतलब ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज का वेलोसिटी पूछा गया, मतलब हमसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मतलब VI विथ रेस्पेक्ट टू O, ये हमसे पूछा गया है कब एट t बराबर 2 सेकेंड, ठीक है। चलिए देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, पहले ये बताइए। कंसेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल होगा कि प्लेन मिरर में जब हम इमेज को देखेंगे तो अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है मिरर भी घूम रहा है तो उसका इमेज कितने से घूमेगा, इन तीनों के वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है ना। आपको शायद रिलेशन याद भी होगा, ये होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये जो रिलेशन हम लिखते हैं ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी के लिए लिखते हैं, राइट। परपेंडिकुलर वेलोसिटी कहने का मतलब कि जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा वो मिरर के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा, और VO यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट होगा, वह जो मिरर के परपेंडिकुलर होगा, और जो मिरर का वेलोसिटी होगा वो ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तीनों एक ही लाइन में लेकर चलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए पहले हम इसका इमेज बना लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ये हो गया हमारा पॉइंट P, इसके पास इधर की ओर वेलोसिटी कितना है, x में 5 है इनिशियल वेलोसिटी, और x में एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है ना। y में कितना इसके पास वेलोसिटी है, इनिशियल 6 है, और इसके पास एक एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। अब देखिए तो इसका जो इमेज बनेगा, मान लीजिए यहाँ बन रहा है, तो इसके इमेज के पास भी दो वेलोसिटी होगा, एक पैरेलल में और एक परपेंडिकुलर में। तो मिरर के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा इधर वेलोसिटी होगा, कितना होगा बताइए। देखिए प्लेन मिरर के बारे में कोई वेलोसिटी नहीं दे रखा, मतलब प्लेन मिरर रेस्ट में है, और अगर रेस्ट में है तो जितना वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का होगा परपेंडिकुलर में, इमेज का भी उतना ही होगा, बस डायरेक्शन उल्टा होगा, राइट। तो अगर इसका 5 है तो इसका भी कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। अब बताइए इसके पास पैरेलल कंपोनेंट भी होगा ना, हाँ कितना होता है। तो पैरेलल कंपोनेंट की अगर बात करते हैं तो जितना वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का होगा पैरेलल में उतना ही इसका भी होगा। तो मान लीजिए इसने पूछा है कब, आफ्टर 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड के बाद तो इसका वेलोसिटी कुछ 6 से बढ़ के कुछ और हो जाएगा,
मान लीजिए हमें नहीं मालूम, हम कैलकुलेशन भी नहीं करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि बिना कैलकुलेशन किए हुए इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, और रिलेटिव वेलोसिटी में जब दोनों के पास पैरेलल कंपोनेंट सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हम वेलोसिटी निकाले क्यों? कैलकुलेशन में टाइम बचाएंगे, है कि नहीं? देखिए, तो यहाँ पर मान लीजिए वर्टिकल कंपोनेंट में 2 सेकंड के बाद कितना हो गया? वी वाई हो गया। तो क्या इस इमेज वाले के पास भी वर्टिकल में वी वाई होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। अब बताइए कि आप बता सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर पूछे तो ये हो जाएगा 5 आई कैप और प्लस वी वाई जे कैप, क्योंकि हमसे पूछा गया है 2 सेकंड के बाद, तो 2 सेकंड में एक्स वाला तो वेलोसिटी सेम ही रहेगा, वाई वाला वी वाई हो गया मान लीजिए, ठीक है। अब बताइए कि इमेज का वेलोसिटी क्या होगा? तो इमेज का वेलोसिटी हो जाएगा 5 है, लेकिन लेफ़्ट में बोले तो -5 आई कैप, और जे में उतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट का, मतलब प्लस वी वाई जे कैप। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बताइए जब इसको माइनस करिएगा वेक्टर को, तो ये जे कैप और ये जो जे कैप में है ये तो कैंसिल हो जाएगा माइनस होकर के, तो बचेगा क्या? -5 -10 आई कैप। तो ये हमसे पूछा गया था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 10 आई कैप माइनस में, ठीक है। तो ये था हमारा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम नया कंसेप्ट भी जानेंगे। देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ऊपर वाला पार्ट कटा हुआ है, तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। देखिए, ये 2 मिरर है, दोनों मिरर पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। एक बीच में एक पक्षी आया है ना, वर्ड, और ये वर्ड जो है इस v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है इसका चलने का, ये इस वाले मिरर से थीटा एंगल बनाते हुए आ रहा है, ठीक है। तो ये बताइए कि जो वर्ड है, तो वर्ड का दोनों जो मिरर है दोनों में इमेज बनेगा, हाँ, और दोनों जो इमेज बनेगा दोनों मिरर में, वो दोनों इमेज चलता हुआ नज़र आएगा, हाँ, मतलब दोनों इमेज चलेगा, दोनों के इमेज के पास वेलोसिटी होगा। तो इसने पूछा क्या है कि मान लीजिए इमेज 1, जो इसका इमेज मान लीजिए इस वाले मिरर में यहाँ बना है ना I1, और इसी वर्ड का दूसरे वाले मिरर में जो इमेज बना वो मान लीजिए यहाँ पर बना I2, ठीक है ना। तो इन दोनों मिरर के पास, इनके इमेज के पास क्या होगा? वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी होगा तो हमें से पूछा गया है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा I1 विथ रेस्पेक्ट टू I2। तो इनके इमेज के वेलोसिटी का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, ठीक है ना। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब चलिए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। आप एक बार पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बनाते हैं। देखिए कंसेप्ट क्या है कि अगर आपको मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है किसी एंगल पे, तो उसको अगर एनालाइज करना है, उसके मोशन को, उसके इमेज के वेलोसिटी को, तो हमारा जो सबसे पहला काम होना चाहिए कि उसके वेलोसिटी जो पहले इंक्लाइन किसी एंगल पे दे रखा है, उसको 2 कंपोनेंट में पहले आप ब्रेक कर लो। कौन कौन सा कंपोनेंट? पहला मिरर के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, और दूसरा मिरर के पैरेलल वाला कंपोनेंट। तो हमने वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट पहले निकाल लेंगे, उसके बाद फिर उन दोनों कंपोनेंट के वजह से इमेज का कितना वेलोसिटी होगा वो निकालेंगे, और फिर आपस में रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहले आप एक काम करिए कि इसका कंपोनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ये अगर थीटा एंगल है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर है ना। अच्छा, तो 1 सेकेंड, ये वाला कंपोनेंट नहीं, ये थीटा नहीं, ये वाला थीटा एंगल हो जाएगा, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर ये और ये बराबर होगा, ठीक है। तो अब ये बताइए कि वेलोसिटी v है, ये थीटा एंगल है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा कितना? v cos थीटा, और इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा? v sin थीटा, ठीक है ना। तो ये हमने 2 कंपोनेंट निकाल लिया वर्ड का, ठीक है ना, एक्चुअल कंपोनेंट, एक्चुअल वेलोसिटी। इसका जो इमेज बनेगा m1 में, मान लीजिए I1 इमेज बन रहा है, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा? निकालिए।
तो देखिए जो वर्ड का पैरेलल कंपोनेंट होगा वही कंपोनेंट इसके इमेज के पास भी होगा, मतलब v cos थीटा यहाँ होगा। केवल इसी में नहीं, ये दूसरा जो इमेज बन रहा है M2 में, इसके पास भी पैरेलल कंपोनेंट कितना होगा, उतना ही होगा जितना इस वर्ड के पास है, मतलब v cos थीटा। ठीक है। अच्छा, अब बताइए चलते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट की तरफ। तो हमने देखा है यहाँ पर कि मिरर मूव नहीं कर रहा, मिरर रेस्ट में है। तो मिरर अगर रेस्ट में होता है तो ऑब्जेक्ट अगर चले, मिरर रेस्ट में रहे, तो इमेज का वेलोसिटी क्या होता है, बस ऑब्जेक्ट के स्पीड के बराबर होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, है कि नहीं। तो अगर ये v sin थीटा से लेफ्ट में जा रहा वर्ड, तो इसका इमेज किधर जाएगा, v sin थीटा से राइट में, मतलब इसका वेलोसिटी इधर हो जाएगा v sin थीटा, है कि नहीं। अच्छा, अब देखिए, अब अगर हम दूसरे वाले इमेज I2 की बात करें, तो इस I2 का जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसको देखते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर कंपोनेंट। देखिए इस M2 मिरर के रेस्पेक्ट में है ना, बताइए कि जो वर्ड है ये किधर जा रहा है, इस M2 मिरर से दूर जा रहा है या पास आ रहा है, दूर जा रहा है। इसका मतलब कि इस वर्ड का जो इमेज बनेगा I2, ये इमेज भी इस मिरर M2 से क्या होगा, दूर जाएगा पास आएगा, दूर जाएगा। तो क्या उतना ही वेलोसिटी से जाएगा v sin थीटा से, हाँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मिरर हमारा रेस्ट में है, तो जितना स्पीड इसका होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही इमेज का होगा, बस डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों इमेज का I1 I2 का हमने वेलोसिटी निकाल लिया। ठीक है, और वेलोसिटी निकालने के बाद हमसे पूछा गया कि इनका रिलेटिव वेलोसिटी बताइए। अब ये बताइए कि दोनों वेलोसिटी I1 I2 का आपको क्या लग रहा है, क्या दोनों सेम नहीं है। हाँ, v sin थीटा, यहाँ पर भी v sin थीटा, y में हमारा v cos थीटा, यहाँ भी v cos थीटा, मतलब दोनों इमेज का जो वेलोसिटी है वो सेम है, और सेम वेलोसिटी का रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, 0, है कि नहीं। तो यहाँ पर से हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये काफ़ी है ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन आसान था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं। देखिए इसमें बोला गया है इस क्वेश्चन में कि एक पार्टिकल है यहाँ पर, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह उसको फेंका गया है ना, कितने एंगल पे, 53 डिग्री एंगल पे फेंका गया, कितने स्पीड से, 25 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, उसके पीछे में एक प्लेन मिरर है जो 37 डिग्री पे इंक्लाइंड है विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना। तो पूछा गया है क्या, देखिए ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कई सारे ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। इसमें पूछा गया है क्या कि स्पीड ऑफ इमेज जो होगा, स्पीड ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी है ना। बोला गया रिलेटिव वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम क्या 4 सेकंड के बाद होगा, ये पूछा है। फिर मिनिमम वेलोसिटी कब होगा, मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा, ये पूछा गया है। और मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा कब होगा ये निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा कब होगा ये भी निकालना है। तो दो चीज़ निकालना है, मिनिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए आप पहले इसको पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बनाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए पहले हम कंसेप्ट इसके पीछे क्या है उसको जान लेते हैं, और कंसेप्ट जानने के बाद फिर हम इसको आसानी से बना लेंगे। ठीक है, देखिए ये बताइए कि अगर कोई मिरर है, ठीक है ना, अगर कोई मिरर है तो मिरर में के सामने कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, और ये ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से चल रहा है, मान लीजिए मिरर के पैरेलल जा रहा है ऊपर, और तो इसका इमेज किधर जाएगा, इसका इमेज भी ऊपर ही जाएगा, इतना ही स्पीड से जाएगा। अगर v से तो ये भी v से ऊपर। तो ये बताइए कि ऑब्जेक्ट और इसका इमेज दोनों का वेलोसिटी अगर सेम है तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, 0। और इसका रिलेटिव वेलोसिटी 0 के अलावा अगर कुछ भी हो तो वो तो 0 से ज़्यादा है ना। और अगर माइनस में होगा तो वो तो 0 से भी कम होता है, लेकिन माइनस तो बस डायरेक्शन बता रहा है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर 0 है तो वही तो हमारा मिनिमम है। तो इसका मतलब कि मिनिमम वेलोसिटी कब होगा, रिलेटिव मिनिमम जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है इसको मिनिमम बनाना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी बताइए मिनिमम कब होगा, जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मिरर के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो जब मिरर के पैरेलल हो जाएगा तो उसका इमेज का वेलोसिटी भी मिरर के पैरेलल हो जाएगा, यानी कि उस केस में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। और बराबर हो गए इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा।
तो मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पर पूछा गया है कि मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा, तो मिनिमम वेलोसिटी से चलो ऑप्शन नंबर 2 ये सही है कि मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। लेकिन ये निकालना है कि कितने समय के बाद 0 होगा। तो इसका मतलब हमें ये पता करना है कि इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है जिसको प्रोजेक्ट किया गया था उसका वेलोसिटी मिरर के पैरेलल कितने समय के बाद होगा, ये निकालना है। अब बताइए मिरर के पैरेलल कब होगा, तो ये अभी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना एंगल पे है, 53 डिग्री एंगल पे है। मिरर के पैरेलल कब होगा, जब ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ आएगा और इसका जब बीच में कभी इसका वेलोसिटी इधर की ओर होगा और ये जो वेलोसिटी है ये भी हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल बना रहा होगा। तो मिरर भी 37 पे है और ये भी वेलोसिटी 37 पे होगा, तो दोनों पैरेलल हो गया। और पैरेलल हो गया मतलब कि इमेज का वेलोसिटी भी उधर ही होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमें ये पता करना है कि वेलोसिटी जिससे हम जो फेंका था 53 डिग्री पे, उसका वेलोसिटी 53 डिग्री से घट करके 37 डिग्री आने तक कितना टाइम लगेगा, बात समझे। अच्छा, तो चलिए पहले हम इसको निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम मैक्सिमम वेलोसिटी पे बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए तो देखिए इसमें पहले आप ये बताइए कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा, 2 कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्या आप ये बता सकते हैं। हाँ बताइए। तो ये 25 से फेंका गया था, तो 25 ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 25 cos 53 बोले तो कितना 3/5 है ना। तो ये हो जाएगा 3/5, तो ये हो जाएगा 5 या 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा इधर। अच्छा, अब हम बात करें वर्टिकल कंपोनेंट में कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना cos 53 sin 53 बोले तो है ना 4/5, और 4/5 बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 20, तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, है ना। अच्छा, तो इधर 20 आ गया, इधर 15 आ गया, ठीक है। किसी भी टाइम टी पे, अब कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ तक पहुँचने में हमें नहीं मालूम। मान लीजिए किसी भी टाइम टी पे इसका क्या वेलोसिटी कौन सा कंपोनेंट चेंज करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो फिक्स रहेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी 15 है वो यहाँ पर भी वेलोसिटी कितना रहेगा, 15 ही रहेगा, है कि नहीं। और वर्टिकल में जो वेलोसिटी है वो चेंज करेगा। तो मान लीजिए वर्टिकल में वेलोसिटी कितना हो गया, v/y हो गया किसी टाइम t समय के बाद, ठीक है। अब देखिए वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इन दोनों का जो रेशियो है, रेशियो से आप कैसे निकालते हैं एंगल, यही तो होता है tan अल्फ़ा बराबर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यही होता है ना v/vx। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है 37, तो tan 37 कितना हो जाएगा 3/4, है कि नहीं, इक्वल टू v/y हमें नहीं मालूम करना है, ठीक है, डिवाइड बाई vx कितना है ये तो मालूम है 15। तो बताइए यहाँ से कितना आ जाएगा vy, तो vy का वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगा vy इक्वल टू 15×45/4, तो इतना मीटर पर सेकंड हमारा vy आ जाएगा कुछ समय के बाद। अब बताइए कि वर्टिकल कंपोनेंट जो वेलोसिटी चेंज कर रहा है, क्या उसका एक इक्वेशन आप लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ बताइए वर्टिकल में अगर हम बात करते हैं वर्टिकल में, तो वर्टिकल में इक्वेशन क्या बनेगा, v बराबर u प्लस 80, तो v फाइनल वेलोसिटी बराबर u प्लस 80, a कितना है जब ऊपर जा रहा होगा तो एक्सेलरेशन g, तो माइनस g इंटू टी, v बराबर u प्लस 80, ठीक है। वेलोसिटी कितना हो गया y में 45/4, यही चाहिए, है ना, यही चाहिए ना, इक्वल टू u कितना है स्टार्टिंग में 20 है, और फिर माइनस जी का वैल्यू 10 लेके चलना है इंटू टाइम। अब बताइए कितना आएगा, तो पहले हम इसको उधर ले जाकर माइनस कर लेते हैं, 10t बराबर हो जाएगा कितना 20 माइनस 45/4, है ना। अब ये अगर इसको सॉल्व कर देते हैं कितना आ जाएगा, बेशक 80 चला गया तो कितना बचेगा 35/4, तो ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा t बराबर हो जाएगा 5 से हम कैंसिल कर लेंगे पहले, तो ये 5 से 7 बार में, 5 से 2 बार में, तो 4 दूनी 8 मतलब 7/8, तो t टाइम का वैल्यू आ गया 7/8 सेकंड। मतलब कि 7/8 सेकंड के बाद इसका जो एंगल होगा वेलोसिटी का वो 37 हो जाएगा, और जब जैसे ही 37 होगा इसका वेलोसिटी मिरर के पैरेलल हो गया, तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट और इमेज का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 0 एंड दैट इज़ मिनिमम हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, देखिए बोला गया है प्रोजेक्शन के 7/8 सेकंड के बाद इसका जो रिलेटिव मिनिमम वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगा। सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर मैक्सिमम रिलेटिव वेलोसिटी कब होगा। तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी मिनिमम कब हो रहा था, जब उस वेलोसिटी जो है वो मिरर के पैरेलल जा रहा था, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए मिनिमम नहीं मैक्सिमम की तरफ जाना, तो मैक्सिमम की तरफ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को मिरर के पैरेलल ना जाकर परपेंडिकुलर जाना पड़ेगा। और अगर पूरा ही परपेंडिकुलर हो जाए तो उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, मैक्सिमम, है ना, डबल हो जाएगा उसका, है कि नहीं। तो इसका यही कंसेप्ट है कि अगर हमें मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, ठीक है ना, अगर मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम तभी होगा जब इसका वेलोसिटी, इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाए। अब आप सोचिए इस डायग्राम में कि जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो किस समय पर इसका वेलोसिटी मिरर के परपेंडिकुलर होगा, बस सोचिए। तो देखिए यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी है जब ये बिल्कुल ग्राउंड पर आ जाएगा, यहाँ पर जब टकराने ही वाला होगा उस वक्त इसका वेलोसिटी किधर होगा, इधर। और इसका जो वेलोसिटी है जस्ट टकराने से पहले कितना एंगल बनाएगा, तो जितने एंगल पे फेंका गया था 53 पे उतना ही एंगल ये बनाएगा। मतलब ये हॉरिजॉन्टल से गिरते समय कितना एंगल बनाएगा, 53 डिग्री। अब सोचिए ये हो गया वेलोसिटी जस्ट गिरने से पहले, तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर, 53 डिग्री, ये 53 डिग्री है, ठीक है ना। मैं इसी वेलोसिटी को इधर बना रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, तो ये बताइए ये हो गया वेलोसिटी 53 डिग्री और ये आपको दे रखा क्या 37, तो ये 37 हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, है ना। तो ये बताइए 37 प्लस 53 कितना होता है, 90। मतलब कि ये 90 एंगल मतलब परपेंडिकुलर तभी होगा जब ये हमारा पार्टिकल बिल्कुल टकराने वाला होगा ग्राउंड से। मतलब पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट समय के बाद हमारा जो रिलेटिव मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, है कि नहीं। तो वही टाइम आपको निकालना, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालना है। तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट तो आप निकाल सकते हैं, देखिए कैसे। वर्टिकल कंपोनेंट आपका कितना आया था, 20 आया था। तो 2 सेकंड ऊपर जाने में और फिर 2 सेकंड वापस नीचे आने में, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 4 सेकंड। और इसने बोला भी है फर्स्ट ऑप्शन में कि 4 सेकंड के बाद हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट ही बोल रहा है, ठीक है ना। अब बताइए कि मैक्सिमम होगा कितना। तो अब बताइए कि मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, तो इसके जब ये टकराने वाला होगा उस वक्त इसके पास स्पीड कितना होगा, उतना है जितने से फेंका गया था, है ना। ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट है। तो 25 से फेंका गया था, तो इस टकराने से पहले इसका वेलोसिटी कितना होगा, 25 होगा। और ये जो 25 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है वो मिरर के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इसका जो इमेज बन रहा होगा वो इमेज का वेलोसिटी किधर होगा, इसके जस्ट ऑपोजिट, मतलब पीछे की ओर जा रहा होगा 25 मीटर पर सेकंड से। अब बताइए इमेज का वेलोसिटी 25 पीछे और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 25 आगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 25 का दुगना मतलब 50। यही पूछा गया है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, रिलेटिव स्पीड 50 मीटर पर सेकंड। मतलब ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो इस क्वेश्चन में तो हमने देखा कि चारों ऑप्शन ही सही हो गए, मल्टीपल करेक्ट था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए बी सी एंड डी, चारों हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चन के साथ हम अगले लेक्चर में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।